Good morning, dear students. Now here I am presenting you to the next lecture of History Chapter 1. Okay, in our previous class we have discussed the basic things of the French Revolution कि किस तरह से पेरिस की सड़कों में ये विद्रोह शुरू हुआ था. Today we will discuss the historical background behind this. आज हम इन विद्रोह के पीछे के ऐतिहासिक कारणों को जानेंगे. Okay, so now we will start the session. The first topic is French society during the late 18th century. यानी 18वीं शताब्दी के आसपास फ्रांस की सोसाइटी किस तरह की थी, उसकी सामाजिक व्यवस्थाएं किस तरह की थी, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. यानी 1774 में लुई 16 जो बर्बन फैमिली राजवंश से ताल्लुक रखता था वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा. He was 20 year old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. और 20 साल की उम्र में उसकी शादी ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनेटे से हो गई थी. Upon his accession, the new king found an empty treasury. लेकिन जब वो राजगद्दी पे बैठा तो उसके राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका था. Long years of war had drained the financial resources of France. क्योंकि कई सालों तक अलग अलग युद्ध लड़ने की वजह से फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. इसके साथ साथ उसको महलों का खर्चा, उसके दरबारों का खर्चा, ये सब भी उठाना पड़ता था. Under Louis XVI, France held the 13 American colony to gain their independence from the common enemy Britain. इसके साथ साथ लुई 16 ने अपने समय में अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन के अधिग्रहण में थी उनसे मुक्ति दिलाने में भी उसकी मदद की थी. The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. और इस वजह से फ्रांस का जो कर्जा था वो 1 बिलियन से बढ़कर लगभग 2 बिलियन तक हो चुका था. लिवर्स वहाँ की यूनिट है करेंसी की. Lenders who gave the state credit now begins to charge 10% interest on loan. और इसके साथ साथ जो वहाँ पे उधार भी देते थे स्टेट्स राज्यों को वो 10% उनसे वसूला करते थे. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. इसकी वजह से फ्रांस की सरकार को अपनी कमाई का काफ़ी हिस्सा सिर्फ लोन चुकाने में ही देना पड़ता था. To meet these regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. और अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जो उस राज्य के होते थे जैसे कि सेना का खर्च, न्यायालय का खर्च, ऑफिसेस चलाने का खर्च, यूनिवर्सिटी चलाने का खर्च, ये सब उसे टैक्स के रूप में लेना पड़ता था. Yet even this measure would not have succeeded. फिर भी वो टैक्स भरपूर मात्रा में उपयोगी नहीं थे. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only member of the third estate paid taxes. फ्रेंच सोसाइटी उस समय 3 तरह के एस्टेट में डिवाइड हो रखी थी जिसमें सिर्फ तीसरा स्टेट ही टैक्सेस को पेड करता था, बाकी 2 जो स्टेट थे उन्हें टैक्सेस से छूट थी. The society of a state was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. ये सोशल सिस्टम उनका काफ़ी पुराना मध्ययुगीन था जो कि अभी तक चला आ रहा था. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. और जब भी हम ओल्ड रेजिम की बात करेंगे तो इसका मतलब फ्रांस में जो शासन 1789 से पहले का था उसके बारे में बात हो रही है. Now, here figure 2 shows how the system of estate in French society was organized. यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है जो हमें दिखाता है कि उसमें फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज थी. लाइक दिस, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट इज बिलोंग टू सेलर्जी, यानी ये उस समय के जो पादरी, चर्च के जो पुजारी होते थे उनका होता था. सेकंड स्टेट इज नोबिलिटी, यानी उस समय के जो बड़े बड़े जमींदार सामंतवद होते थे ये उसको बिलोंग करते थे. एंड थर्ड स्टेट में
बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, ऑफिशियल, लॉयर, मजदूर और स्मॉल पीजन यानी छोटे मजदूर, इस 3 तरह के भागों में इसको थर्ड स्टेट को बांटा गया था, जिसमें जो सबसे निचले पायदान पे थे उनको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ओके, so figure 2 shows how the system of estate in French society was organized. Peasant made up about 90% of population. इसका लगभग ज़्यादातर हिस्सा 90% छोटी समुदायों का था पूरी फ्रांस में। However, only a small number of them owned the land they cultivated. हालांकि उनमें से काफ़ी कम के पास ही जमीन का अधिकार उनके पास, किसानों के पास हुआ करता था। About 60% of the land was owned by nobles. 60% जमीनों पे वहाँ के जमींदारों का कब्जा था। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जिनमें काफ़ी चर्च के पुजारी और बड़े बड़े अमीर घरानों के लोग भी शामिल थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज सेलर्जी एंड द नोबिलिटी enjoyed certain privilege by birth. और जो फर्स्ट टू स्टेट हैं, सेलर्जी एंड नोबिलिटी, इनको जन्म से ही बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज was exemptions from paying taxes to the state, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इन लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। ओके, दिस इंक्लूड्स फ्यूडल ड्यूट्स विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। इसके साथ साथ इनको और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती थी। Peasants were obliged to render service to the land, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building road. इसके साथ साथ जो मजदूर थे वो भी इन अमीर लोगों के घरों में काम करते थे, इनके खेतों में, इनके फार्म में, इनके घरों में, और उसके बदले उनको कुछ पैसे या किसी तरह की सुविधा भी नहीं दी जाती थी। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasant. And finally, all members of the third state had to pay taxes to the state. इसके साथ साथ चर्च भी अपनी तरह से एक टैक्सेस, जिसे टिचेस कहता था, वो छोटे गरीब मजदूरों पर लगाया करता था। इसके साथ साथ कुछ पैसा स्टेट को भी देना पड़ता था। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेलाई। इस टैक्स को जो स्टेट उनसे वसूलता था टेलाई कहा जाता था। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिवाइड ऑन articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone. इसके साथ साथ कई अन्य सामग्रियों पे भी वहाँ पे, जैसे खाने पीने की सामग्री है, टोबैको है, या अदर जो आर्टिकल्स डेली यूजेस के हैं, उस पे भी टैक्स लगाया जाता था, जो कि सिर्फ थर्ड स्टेट से लिया जाता था। बाकी के जो 2 स्टेट से, उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर टुडे। आप व्हाट इज़ योर होमवर्क, जो लास्ट क्लास का लेक्चर था वो और आज जो हमने लेक्चर पढ़ा है, आप इसे रिवाइज करिए। इस आगे के कुछ चाहे तो पैराग्राफ्स आप पढ़ सकते हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।